हेलो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं न्यू टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आइसोमेरिज्म बड़ा छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट का टॉपिक है ना, या फिर उससे भी कम आप समझ लो। एक डेफिनेशन आपको करना है और उसके 2 एग्जाम्पल्स आपको करना है। बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक की तब आएगी जब आप इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली देखा गया है उस तरीके से नहीं पूछता है जिस तरीके से आपको टॉपिक टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, सो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन बोलता है कि अगर आप एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लो, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। सो बेसिकली आइसोमर इज रिलेशन बिटवीन 2 कंपाउंड्स, है ना। इन दोनों कंपाउंड्स में अगर आप देख लो तो इसके पास कितने कार्बन है, 4। इसके पास भी कितने कार्बन है, 4। हाइड्रोजन कितने इसके पास भी, इन टोटल 10। इसके पास भी हाइड्रोजन कितने हैं, 10। लेकिन दोनों का अगर नाम करने जाओ, इसका अगर मैं नाम लिख दूं तो नेम हो जाएगा इसका ब्यूटेन, और इसका नेम क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन में जा रहे कितने कार्बन, 3 कार्बन जा रहे। आप किसी साइड से नंबर करो, आपके पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट वाला ग्रुप आ गया, सो दैट इज 1 2 3। सेकेंड कार्बन पे आपके पास क्या है, 2 मिथाइल है, लॉन्गेस्ट चेन 3 की बनी, सो दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। आई थिंक क्लियर है ना। दिस इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। आपको पूछेगा कि ब्यूटेन के आइसोमर्स को ड्रॉ करो, सो आप एक ब्यूटेन ही हुआ और दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन उसका दूसरा वाला आइसोमर होगा। सो आपको याद रखना है कि C4H10 के कितने आइसोमर हो सकते हैं, 2 आइसोमर हो सकते हैं। बात करते हैं, अगर आपके पास C5H12 दे दिया तो अगर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को मैं डिफरेंट मैनर्स में कैसे अरेंज कर सकती हूँ, मेरे को कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। सो मेरी एक पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि मैंने इन कार्बन को स्ट्रेट में ही अरेंज किया, नो ब्रांचिंग। सो ये एक फर्स्ट स्ट्रक्चर बना। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि 5 में से अब मैं 4 को ही स्ट्रेट में ले लूं और एक को ब्रांचिंग में डाल दूं। अच्छा, ब्रांचिंग ये फर्स्ट और लास्ट वाले डालने से डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं बनेगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड पे डाल दिया। सो दैट इज ये एक नया स्ट्रक्चर बन गया, है ना। अगर इसका नाम लिखोगे तो 5 कार्बन एटम स्ट्रेट में है, सो दैट इज पेंटेन बन गया, और यहाँ पे दूसरे वाले पे CH3 है, सो दैट इज 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन 4 की बन रही है, सो विल राइट ब्यूटेन फॉर दैट, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब 4 कार्बन एटम मैंने स्ट्रेट में लिया था, नेक्स्ट ऐसा करते हैं कि 3 कार्बन एटम को ही स्ट्रेट में लेते और मेरे पास 2 CH3 ब्रांचिंग में चली जाएगी, है ना। इन कार्बन एटम पे तो मैं ब्रांचिंग में डाल नहीं सकती क्योंकि वो कनेक्टिविटी में होगा, और पैरेंट चेन फिर 4 का बन जाएगा। सो यहाँ पे सेकेंड वाले कार्बन पे 2 बार है। सो अगर 2 बार है तो उन नंबर्स को भी आप 2 बार लिखोगे और यहाँ पे इंडिकेट करोगे 2 बार है, सो दैट इज डाई मिथाइल। इन टोटल कार्बन एटम पैरेंट चेन में कितने हैं, 3 है, सो दैट इज प्रोपेन। सो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सो आपको इस चीज को याद रख लेना है कि C5H12 की अगर बात करें तो 3 आइसोमर्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर है। आइसोमर वर्ड सुनते, आइसो इज फॉर दी सेम एंड मोर इज फॉर दी पार्ट। अगर सेम फॉर्मूला से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हो तो एक दूसरे के क्या हुए, वो आइसोमर्स हुए। देखो, आपको टॉपिक समझने में इतना ही समझना है, क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ है, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, है ना। यहाँ पे आपको ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स बनाने को नहीं बोला, जस्ट पूछ रहा है कि आइसोमर्स उसके पॉसिबल है। आप एक चीज याद रखना, जिस भी कंपाउंड के पास 4 कार्बन से ज्यादा अगर कार्बन एटम प्रेजेंट है तो वो आइसोमर्स दिखा सकते हैं। तो यहाँ तो 5 दिया हुआ है, सो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, मेरे पास 5 कार्बन एटम मैंने स्ट्रेट में ले लिया। अब एक स्ट्रक्चर में ऐसा बना सकती हूँ कि इसको फर्स्ट पे ब्रोमीन लगा दिया। दूसरा इसका अगर मेरे को आइसोमर बनाना है, सो दैट इज यहाँ पे मैंने 5 को स्ट्रेट में रखते, Br को यहाँ लगा देते। नेक्स्ट ऐसा भी बन सकता है कि 5 को मैंने स्ट्रेट में बनाया और फिर Br को इधर लिख दिया। सो देखो क्या नेम डिफरेंट हो रहा है। नेम, इसका नेम क्या आ जाएगा, बोलो ब्रोमोपेंटेन। ये तो ठीक है, ये ब्रोमोपेंटेन आ गया। इसका नेम क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमोपेंटेन। सेकेंड वाले पे है, दैट वाज द रीजन 2 ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा। एंड इसका क्या आ जाएगा, बोलो तीसरे पे है, सो दैट इज 3 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, तो आपको जो भी फॉर्मूला दिया हुआ या जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उससे आप क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर से डिफरेंट नेम बना पा रहे हो। अगर आप डिफरेंट नेम बना पा रहे हो, सो यस दे आर दी आइसोमर्स, या वो आइसोमर्स दिखा सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा, इसके और भी आइसोमर्स बन सकते हैं, बट वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, इतना स्टडी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा हुआ है, क्या आइसोमर्स पॉसिबल है ब्रोमोपेंटेन के, यस और नो।
चलते कुछ न्यू क्वेश्चंस की तरफ। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे जाने से पहले हम 2 पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि किसी भी कंपाउंड को आइसोमर दिखाने के लिए एटलीस्ट उसके पास 4 कार्बन होने चाहिए। मानो कि मेरे पास 4 कार्बन ना होकर 3 कार्बन एटम है, तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैंने 3 एक स्ट्रेट में ड्रॉ कर दिया और दूसरा वाला 2 स्ट्रेट में ड्रॉ करके एक ब्रांचिंग में डाल दिया। तो इसका नेम की अगर मैं बात करूं तो प्रोपेन हो जाएगा। वही अगर इसके नेम की बात करूं तो ये भी तो कंटिन्यूअस मैनर में सेम ही है, तो इसका भी नेम क्या हो जाएगा, बोलो, प्रोपेन ही हो जाएगा। सो अगर आप किसी भी फॉर्मूला के डिफरेंट नेम नहीं बना सकते तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं होंगे, है ना। सो दैट वाज द रीजन एटलीस्ट 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर द कंपाउंड टू शो आइसोमर। चलते सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर कंपाउंड डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है ना, तो भी पॉसिबल है कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास एक कंपाउंड है अल्डिहाइड का और दूसरा कंपाउंड है कीटोन का। सो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक प्रोपेनल का है और दूसरा प्रोपेनोन का है। सो अगर मेरे को प्रोपेनल बनाना है, सो प्रोपेनोल का नल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एटम है, अल्डिहाइड वाला ग्रुप ले लिया, यहाँ H, इस प्रोपेनोन की अगर मैं बात कर दूं, यहाँ पे इसके 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और इस वाले के 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। सो अगर आप इस कार्बन के अंदर देखोगे तो कितने आपके पास हो गए कार्बन, बोलो, कार्बन का नंबर कितना हो गया, 3। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितना हुआ 6, ऑक्सीजन कितना है 1। इसकी अगर बात करें तो कार्बन का नंबर कितना हो गया 3, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 6, ऑक्सीजन का नंबर कितना है 1। तो देखो दोनों के फॉर्मूला क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना। सो दैट इज सेकंड पॉइंट आपको कहता है अगर वो डिफरेंट होमोलोगस से बिलोंग करता है, ये अल्डिहाइड की फैमिली से बिलोंग करता है और ये कीटोन की फैमिली से बिलोंग करता है, डिफरेंट होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, तो भी पॉसिबल है कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। सो दैट इज प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर दी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आइडेंटिफाई दैट अल्केन एंड अल्कोहल, क्या अल्केन और अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर है। अब अल्केन की अगर आप फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला की बात करो तो क्या हो जाएगा, CnH2n+2, जिसके अंदर एलिमेंट के नाम पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आप अल्कोहल की बात करोगे तो अल्कोहल में तो एक O आ जाता है। दैट वाज द रीजन, आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसे कह दोगे कि अल्केन एंड अल्कोहल कैन नॉट बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, ये कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेकर या कौन से फंक्शन ग्रुप से बिलोंग करता है, आइसोमर के भी कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है इसमें। सो चलते हैं इसके ऊपर कि हमें 3 कंपाउंड दिया हुआ है A B C करके, विच कंटेन एन अल्कोहलिक ग्रुप। इसमें से कौन सा अल्कोहलिक ग्रुप कंटेन करता है। देखो हमेशा याद रखो, अल्कोहल के अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं होते, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो उसका जो हाइड्रोजन का नंबर होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेगा या मैच करेगा, अल्केन से मैच करेगा। जैसे अल्केन के लिए अगर 3 कार्बन आइटम दे देते तो हाइड्रोजन का नंबर डबल+2। सो दैट इज, अगर अल्केन की मैं बात करूं, सो दैट इज C3H8 हो जाएगा। सेम वे अल्कोहल के केस में भी ऐसा ही होगा, जितना कार्बन का नंबर होगा हाइड्रोजन का नंबर डबल+2, +1 ऑक्सीजन शुड बी देयर। तो इस वाले में देखो आपको पहले ही दिख रहा है कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाई दिया ना आपको, 2 ऑक्सीजन दिखते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो कंपाउंड कौन सा रहेगा, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपको C4 दिया हुआ है, H10 दिया हुआ है, फिर O दिया हुआ है, क्या मैं बोल दूं डबल 8 हो गया +2, क्या मैं बोल दूं ये वाला ग्रुप अल्कोहल है ना, ये अल्कोहलिक वाला ग्रुप है। वाइल अगर इसकी बात करूं डबल ही है ना, +2 नहीं है इसमें और एक ऑक्सीजन है, एंड दिस इज अ फॉर्मूला जो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए जाएगा, है ना। इट कैन बी अल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन एज वेल, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करते हैं, इसीलिए एक दूसरे के आइसोमर। सो दैट इज ए की अगर मैं बात करूं तो उसका आंसर आ जाएगा B, that is C4H10O, which contain carboxylic group. So that is A, carboxylic group contain करता है। Next, which molecular formula can be represent aldehyde as well as ketone? So that is C, C4H8O जो है वो दोनों से represent कर सकते हैं। चलते नए क्वेश्चन पे। दैट इज आपको ये कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज दिए हुए, उनके बेसिस पे क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट साइक्लोहेक्सेन एंड हेक्सीन। अच्छा, यहाँ पे आप ऐड करने के लिए या फिर याद रखने के लिए एक और चीज याद रख सकते हो कि जो साइक्लो वाला कंपाउंड होता है ना, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है किसके साथ मालूम है, दैट इज अल्कीन के साथ। जो साइक्लो अल्केन है,
जो साइक्लो अल्केन होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच होते हैं किसके साथ बोलो, अल्कीन के साथ। तो यहाँ पे बोल रहा है विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइक्लोहेक्सेन और हेक्सीन। सो आप पहली बात तो 6 को ढूंढोगे, तो 6 तो यहाँ भी और 6 यहाँ भी है, बट अल्कीन के लिए फॉर्मूला क्या जाता है, C6 जाता है और H डबल जाता है। सो दैट इज, क्या मैं बोल दूं, C6H12 होगा, जो हेक्सीन एज वेल एज साइक्लोहेक्सेन के लिए भी सिमिलर ही रहेगा। सो आंसर विल बी C6H12 फॉर दिस। नेक्स्ट बोलता है कि विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट बेंजीन। अच्छा, आप बेंजीन को उस फॉर्मूला से नहीं कर सकते CnH2n, आप डायरेक्टली उसको याद रखें कि कार्बन का नंबर 6 होता है और हाइड्रोजन का भी नंबर 6 होता है। हमने उसको क्लासिफिकेशन में उसके स्ट्रक्चर देखे हैं, है ना, कि कैसे उसे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट बोलता है कि विच 3 फॉर्मूला रिप्रेजेंट ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसमें से भी डबल। अनसैचुरेटेड में 2 होते हैं, डबल और ट्रिपल, सो हमें सिर्फ डबल को बोलना है। सो पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि गिवन कंपाउंड जो है वो किसका है। इसमें C5 है, डबल में से -2, तो दैट इज डबल में से -2 हो गया तो क्या हो जाएगा, वो अल्काइन हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग आइन का फॉर्मूला। यहाँ पे एग्जैक्टली डबल है, सो दिस इज इन, तो ये मेरा एक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट ये तो बेंजीन हो गया, तो ओपन चेन अपने को बोला है ना, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस। C5H10 वापस एग्जैक्टली डबल हुआ, सो दिस इज इन। C7H डबल से 2 कम है, सो दैट इज, ये क्या रह जाएगा हमारा, आइन हो जाएगा वापस से, और ये एग्जैक्टली डबल है, सो ये 2, 1 2 3, ये 3 हो जाएंगे, दैट इज ऑफ डबल बॉन्ड के अल्कीन। नाउ विल स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको 3 टॉपिक स्टडी करने की जरूरत है। फर्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और दूसरे जो टॉपिक है वो 2 कंपाउंड्स के ऊपर है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड पे। डेफिनेटली इस पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनफैक्ट रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो इसी में ही है, और कोई रिएक्शंस नहीं है इस चैप्टर में। सो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपके पास फर्स्ट टाइप है कंबर्शन। कंबर्शन सुनते ही आपके दिमाग में बर्निंग चमक गया रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कंबर्शन का डेफिनेशन भी लिख दिया है, जो एग्जैक्टली रिएक्शन को मैच करता है। आप कहोगे कि बड़ा इजी सा डेफिनेशन है, बट आई विल सजेस्ट कि आप इजी वाले डेफिनेशन को भी करो। रीजन है कि लास्ट ईयर ही आपको क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, है ना, तो इतने इजी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उस टाइम आपको वर्ड ही नहीं समझ में आएगा कि डेफिनेशन के लिए आप फ्रेम कैसे करो। सो प्लीज आई विल सजेस्ट कि कंबर्शन का डेफिनेशन भी इसे एज इट इज ही करना। आप कंबर्शन सुनते ही हाइड्रोकार्बन की, जब भी आप कंबर्शन सुनते हो, सो अगर आप हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो ना, तो आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो कॉमन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगा और लाइट मिलेगा। ठीक है ना, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, घर का जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं या गैस पे जो खाना बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है, या पेट्रोल डीजल केरोसिन की अगर बात करें, वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। सो आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल सिर्फ कार्बन दिया हुआ है, सो कार्बन इज कोक या फिर कोल की बात कर लो। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट मिलेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, दैट वाज द रीजन आपको प्रोडक्ट में वाटर नहीं है। रिएक्शन इज इटसेल्फ बैलेंस्ड। सेकेंड वाला इक्वेशन जो आपके पास है CH4 है। CH4 को हम मीथेन या फिर नेचुरल गैस भी कहते हैं। रीजन है कि CNG का जो ज्यादा कंस्टिट्यूएंट होता है दैट इज ऑफ मीथेन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कार्बन का नंबर कितना है यहाँ पे 1, कार्बन 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ पे लिख दिया 4, 2 2 4। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे कितना हो गया बोलो 4, तो यहाँ पे लिखा 2, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। मूविंग विद कार्बन का नंबर यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे लिखा 2। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 6, मैंने लिखा 3 2 6। अब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग देखो जरा, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है और यहाँ कितना है 3 है, 7 हो गया, 7 इज ऑड। और इस तरफ पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन कितना है 2 है, वो कितना है इवन हो गया ना। जब एक जगह ऑड और एक जगह इवन आता हो तो आप ऑड को भी इवन में कन्वर्ट करोगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। सो देखो ऑक्सीजन तो यहां से तो कैसा जा रहा है, इवन जा रहा है, ऑड तो यहां से जा रहा है, तो जहां से ऑड जाता हो वहीं पे आप क्या करोगे, इंटू 2 करोगे। सो 3 2 से कितने हो गए 6। हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया 12, ये भी हो गया 12। कार्बन का नंबर 12, सॉरी कार्बन का नंबर यहाँ पे 4 हो गए, सो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। ऑक्सीजन की बात करूं तो देखो अब ऑक्सीजन कितने हो गए 8, 8 + 6 14 हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, 7 2 4। चलते नेक्स्ट पे। कार्बन का नंबर यहाँ पे कितना है देखो 2, मैंने लिखा है यहाँ पे कार्बन के लिए 2। हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे कितना है 6, 3 2 6 हो गया।
अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे भी 7 है, बट यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे भी ऑड है ना, दोनों जगह पे अगर ऑड है तो आपको इंटू 2 करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे कितना चाहिए, एक मुझे यहाँ से मिल जा रहा है और 7 चाहिए, तो मैं यहाँ 3 लिख दूं, 3 2 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। सो दिस इज समथिंग, अगर आपको बोलता है इथेनॉल का कंबर्शन देने के लिए, तो आप इस रिएक्शन को। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप डिस्टिंग्विश का टेबल देख रहे हो, यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में है, बट इसके मेजर पॉइंट्स कंबर्शन से रिलेटेड है, दैट वाज द रीजन हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे। अच्छा, मेरा सजेशन होगा कि आप प्लीज इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लेना, रीजन है कि इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो चलते हैं डिस्टिंग्विश के पॉइंट पे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सबसे पहली बात, सैचुरेटेड सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कार्बन कार्बन के वहां जो बॉन्ड होंगे दैट विल बी सिंगल, है ना, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बॉन्ड जो है वो कैसा है, बोलो सिंगल है। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बॉन्ड डबल हो सकते हैं या फिर कार्बन कार्बन के बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकते हैं। बर्निंग की बात करें, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करता है ना, तो वो क्लीन ब्लू फ्लेम से बर्न करता है। घर का जो गैस है दैट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन, स्मॉलेस्ट नंबर के कार्बन आइटम है, सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन अगर कंप्लीट बर्निंग में जाता है ना, तो वो ब्लू फ्लेम देता है और क्लीन ब्लू फ्लेम मिलता है ना। अच्छा, क्लीन का मतलब यहाँ पे क्या है, उसके अंदर कोई कार्बन के पार्टिकल्स नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप कोई पेपर को बर्न करते हो या फिर लकड़ियां जलाते हो या फिर चूल्हे पे जब खाना बनाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि यूटेंसिल जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। यूटेंसिल ब्लैक होने का रीजन क्या है, वहां पे जो कंपाउंड को बर्न किया गया है वो कंप्लीट बर्निंग में नहीं गया। पॉसिबल रीजन हो सकता है कि उनके बीच में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स हो या कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड्स हो, या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में है, दैट वाज द रीजन वो इनकम्प्लीट कंबशन में जा रहा है। So that is saturated hydrocarbons burns with clean blue flame, और unsaturated की बात करें तो वो येलो सूटी फ्लेम से बर्न होता है। आई थिंक येलो सूटी फ्लेम आपको समझ में आ रहा है, आप इमेजिन कर सकते हो, है ना, कैंप फायर या फिर चूल्हे का जो खाना होता है, चूल्हे पे जो खाना बनाते हैं वहां पे जो फ्लेम निकलती है येलो कलर की निकलती है, येलो ऑरेंज कलर की, है ना। एंड सूट इज समथिंग अनबर्न पार्टिकल, है ना, कैम्फर को भी जब हम बर्न करते हैं तो ब्लैक ब्लैक एश जो दिखाई देते हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड एज सूट। अब रीजन की बात करते हैं, ये स्टेटमेंट बन सकता है गिव रीजन का, है ना, कि ऐसा क्यों होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्लीन ब्लू फ्लेम से बर्न करते हैं, वाइल अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो सूटी से बर्न करते हैं। सो एक रीजन आप लगाओगे कि उसके पास सिंगल बॉन्ड है तो बड़ी आसानी से टूट जाता है, तो कंप्लीट जितना कंपाउंड है वो बर्निंग में जा चुका है। दूसरा रीजन ये भी आप लगा सकते हो कि इसके पास, अगर मैं सैचुरेटेड की बात करूं, CnH2n+2 की मैं बात करूं, तो जो कार्बन का नंबर होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अगर रेशियोज की अगर मैं बात करूं, इससे कंपेयर करके मैं इसमें और मतलब ईन में और आइन में कंपेयर करूं, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर कम है, यहाँ कार्बन के नंबर हाइड्रोजन के साथ रेशियो में अगर आप देख रहे हो तो ज्यादा है ना। अगर मैं बात करूं 3 कार्बन के साथ, तो मेरे पास 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 के साथ कितने हो जाएंगे बोलो, 6, और यहाँ 3 के साथ कितने हो जाएंगे बोलो, 4, है ना। सो अगर आप रेशियो देखोगे, या फिर ऐसे कह दो, अगर मैंने तीनों गैसेस के सेम वॉल्यूम लिए तो यहाँ पे कार्बन के नंबर्स जो होंगे वो तो कम होंगे ना, हाइड्रोजन ज्यादा है रेशियो में कंपेयर कर रहा है, ऐसा मत बोलना कि यहाँ तो, है ना, इससे मत कंपेयर कर लेना आप। सो वॉल्यूम वाइज अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे कार्बन का नंबर जो है वो कम है, यहाँ पे कार्बन के नंबर जो है ज्यादा है। दैट वाज द रीजन कार्बन, बहुत सारे ऐसे कार्बन ऐसे रह जाते हैं जो अनबर्न्ड है, इसीलिए वो सूट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। सो दैट इज समथिंग, सिंगल बॉन्ड कैन बी इजिली क्लीव एंड ऑल्सो दे कंटेन कंपेरेटिवली लेस कार्बन। यहाँ बात करें, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्लीव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। होप सो क्लियर है। चलते थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में आपको क्या बोल रहा है मालूम है, कि अगर ऐसा होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है लेकिन आपने एयर का सप्लाई वहां पे प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं दिया हुआ है, सो पॉसिबल चांसेस है कि वो भी बर्न होगा सूटी फ्लेम से। सो आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो, अगर घर का जो गैस का बर्नर है उसमें अगर कभी जो होल्स है अगर वो चॉक हो चुका है तो वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगा, दैट वाज द रीजन। अब वहां पे जो गैस निकल रही है अंदर से वो कंप्लीट बर्निंग में नहीं जा रही है, सो वहां पे यूटेंसिल को देखोगे तो वो ब्लैक होती रहेगी। So that is something, if limited amount of O2 is present, then it will also burn with yellow sooty flame, और
इवन अगर हम प्योर O2 प्रोवाइड करें, एयर नहीं, एयर कंटेन ओनली 21% ऑफ O2 ना, अगर हम सिर्फ प्योर O2 वहां पे प्रोवाइड करें ना, तो पॉसिबल चांसेस है कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो विल बर्न विद क्लीन ब्लू फ्लेम, है ना। सो होप सो आपको ये इस पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है कि कब अनसैचुरेटेड क्लीन ब्लू फ्लेम से बर्न हो सकता है और कब सैचुरेटेड येलो सूडी फ्लेम से बर्न हो सकता है। चलते हैं और कुछ न्यू पॉइंट्स की तरफ। सो न्यू पॉइंट्स की अगर बात करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। जो उसके सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ एटम्स के बीच में बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम है। सो आप पॉइंट याद रखोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें सो वो मोर रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन घी बोल दो या बटर में, बटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, व्हाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे आर प्रेजेंट इन ऑयल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपको देखो ये जो आखिरी वाला पॉइंट दिया हुआ है ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहा है और शायद इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको बोला जाए कि या फिर दिया जाए दो सोल्यूशन, एक में सैचुरेटेड कोई हाइड्रोकार्बन है और दूसरे के अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो ये दो अननोन सोल्यूशन दिया है, किसमें सैचुरेटेड किसमें अनसैचुरेटेड है नहीं मालूम। हम क्या कर देते, KMnO4 का सोल्यूशन लेते, उस KMnO4 के सोल्यूशन को दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते। KMnO4 के सोल्यूशन का जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है, ठीक है। अगर पिंक कलर जाने के बाद चेंज हो जाता है, कुछ रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है या पिंक कलर से हटकर कोई कलर आ जाता है, मतलब जैसे देखो फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि अगर कहीं केमिकल रिएक्शन होता है तो डेफिनेटली वो कलर चेंज दिखाएगा, है ना। सो डेफिनेटली अगर पिंक कलर चेंज होकर किसी और कलर में चेंज होता है, मतलब वहां पे रिएक्शन हुआ है। सो KMnO4 यहाँ पे जो यूज करते हैं वो डाइल्यूट वाला यूज करते हैं, तो ये माइल्ड एजेंट है ना, माइल्ड रिएजेंट है एक्चुअल में। सो यहाँ पे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो सपोजिटली मेरे को ऑब्जर्वेशन में ये दिखाई देता है कि पिंक कलर जो था ना वो डीकलराइज हो गया, और यहाँ पे जो पिंक कलर है वो डीकलराइज नहीं हुआ है, सो नो डीकलराइजेशन। सो अगर यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ मतलब रिएक्शन ही नहीं हुआ है, तो कौन रिएक्शन नहीं करता KMnO4 के साथ, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते। वही अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो वो रिएक्शन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। सो दैट इज आखिरी वाला जो पॉइंट आपको बोलता है, दैट इज नो डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4, है ना। रिएक्टिविटी इसकी कम है, माइल्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, तो नॉर्मल रिएजेंट्स के साथ भी रिएक्शन कर ले रहा है, पिंक कलर जो था वो चेंज हो चुका है। अच्छा, आपको ना टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल, है ना। सो आप सेम यहाँ पे इस वाले पॉइंट को यूज कर सकते हो कि टेस्ट के लिए अगर आपने कुकिंग ऑयल को KMnO4 के साथ अगर ट्रीट किया, सो कुकिंग ऑयल क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। KMnO4 के साथ जब आप उसको ट्रीट करोगे तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब फिर ये ठीक है ना, इस वाले टेस्ट से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें बटर की, अगर बात करें तो बटर के साथ आप जब रिएक्शन करोगे तो सैचुरेटेड फैट उसमें प्रेजेंट है, रिएक्टिविटी लेस है, रिएक्शन नहीं करेगा, सो नो कलर चेंज आएगा। सो दिस इज द टेस्ट यू कैन यूज फॉर दिस। चलते हैं कंबशन के बेसिस पे आपके पास एक न्यू क्वेश्चन है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर द वेल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड, है ना। इथाइन जो गैस होती है वो एक्चुअल में यूज किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ नहीं, ताकि हम मेटल्स को वेल्ड कर सके या कटिंग करना है सो उसको यूज करते हैं। अच्छा, वहां जो टेम्परेचर जाता है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेल्सियस जाता है, जो प्रोबेबली बहुत ज्यादा हाई है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे हम ऑक्सीजन को क्यों ले रहे हैं, एयर के साथ क्यों नहीं ले रहे। जैसे कि हमने शुरुआत के रिएक्शन में देखा था कि हाइड्रोकार्बन की कंबर्शन हम कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के सॉरी एयर के प्रेजेंस में कर रहे हैं, है ना। जिसके अंदर एयर के अंदर 21% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे ये जो इथाइन प्रेजेंट है, हमने वहां देख लिया था कि इथाइन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करो, जब आप कंबर्शन के प्रोसेस में जाते हो सो वहां पे ये सूटी फ्लेम से बर्न करता है, ठीक है। तो सूटी फ्लेम से क्यों बर्न करता है, हमने ये सीखा कि वहां कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है जो इजीली ब्रेक नहीं होते। सो इसीलिए जो इथाइन गैस है, इतना हाई टेम्परेचर लाने के लिए अगर आप एयर यूज कर रहे हो जिसके अंदर सिर्फ 21%
O2 प्रेजेंट है वो सफिशिएंट नहीं है उसको बर्न करने के लिए, हमारा गैस भी जो होगा वो वेस्ट होगा। दैट वाज द रीजन यहाँ पे हमें इथाइन को बर्न करने के लिए हम इसको ना लेकर हम प्योर O2 लेंगे, है ना, उसमें क्या होगा 100% O2 प्रेजेंट रहेगा। दैट वाज द रीजन। अब यहाँ पे जो कंबर्शन होगा वो कंप्लीट कंबर्शन होगा और फ्लेम का जो टेम्परेचर मिलेगा वो भी अच्छा हाई मिलेगा, जिसकी वजह से वेल्डिंग जो होगा या कटिंग जो होगा दैट विल बी इजी, है ना। सो दैट इज एयर कंटेन ओनली अबाउट 21% ऑक्सीजन लीडिंग टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट बोलता है कि लिमिटेड ऑक्सीजन कॉजेज द इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूसिंग अ येलो सोडी फ्लेम दैट इज नॉट इनफ फॉर वेल्डिंग, दैट इज नॉट इनफ फॉर वेल्डिंग। नेक्स्ट बोलता है कि इसलिए प्योर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ताकि मेटल प्रॉपरली वेल्ड हो सके। चलते कुछ और क्वेश्चन है। आई थिंक कंबशन के ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, प्लीज आप इसे इंपॉर्टेंस दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, उस रिएक्शन में एक हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है ना, तो कुछ 5 मोल ऑफ आपको X देता है और 6 मोल ऑफ आपको Y देता है। सो आपने रिएक्शन में देखा है कि जो भी हाइड्रोकार्बन है अगर वो कंबशन में जा रहा है तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे X जो होगा दैट इज गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड और Y जो होगा दैट इज H2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द कंबशन। अच्छा, कंबर्शन वाले जो रिएक्शंस होते हैं दैट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन में एक्चुअल में ऑक्सीडेशन देखेंगे, बट आप कंबर्शन और एक्चुअल ऑक्सीडेशन में एक फर्क लगाओगे कि जब भी आपको कंबर्शन बोला जाए आप वहां पे बोलोगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो होगा वो कंप्लीट स्टेप पे नहीं जाएगा, फाइनल स्टेप पे कार्बन डाइऑक्साइड तक नहीं जाएगा, वो पहले ही लाइक आपको अल्कोहल दिया हुआ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही होगा, है ना। सो दैट इज नॉट दी फाइनल या फिर कंप्लीट कंबर्शन नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करो तो पूरा कंबर्शन में चला जाता है, कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड्स क्लीव हो जाते हैं एंड यू गेट द कार्बन डाइऑक्साइड एज द फाइनल प्रोडक्ट। सो इफ क्वेश्चन कम्स कि कंबर्शन कौन से टाइप का रिएक्शन, सो दैट इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आपको कुछ ऐसे गिव रीजन वाले जैसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है ना, आप स्टेटमेंट को लैग ना करो, इसलिए प्लीज आई विल सजेस्ट कि ऐसे वाले क्वेश्चंस को भी आप करो और ये जो आंसर्स दिए इसे आप नोट्स में भी कॉपी कर लो। देखो क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया इस चीज को। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्लैक स्मोक कम आउट ऑफ द एग्जॉस्ट ट्रैक ऑफ द मूविंग व्हीकल, एक्सप्लेन व्हाई, है ना। आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों के पीछे से लाइक अगर गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो वहां पे देखो कि जो धुएं निकल रहे बहुत ज्यादा ब्लैक ऐसे निकल रहे, उसका रीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो इनलेट है वो प्रॉब्ली ऐसा हो चुका है कि वो चॉकअप हो चुका है, प्रॉपर ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस में जा रहा है। दैट वाज द रीजन। आप देखोगे कि जो कार्बन के पार्टिकल्स है वो अनबर्न रह जा रहे हैं, तो वो जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में कार्बन का ही पार्टिकल होता है जिसे हम सूट भी कहते हैं। So that is black smoke indicate incomplete combustion of the fuel because insufficient supply of oxygen leads to production of carbon and carbon monoxide instead of carbon dioxide, है ना। अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा सो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्स वो कार्बन मोनोऑक्साइड में रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा ये चीज हम घर के चूल्हे पे भी देख सकते हैं, घर के गैस पे भी देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि बर्नर पे जब खाना बना रहे हैं ना तो यूटेंसिल जो हो रहा है वो ब्लैक हो जा रहा है। तो वो ब्लैक होने का रीजन ये होता है कि बर्नर के जो होल्स है वो हो सकता है कि चॉकअप हो चुके हैं, अब एयर प्रॉपरली जा नहीं रहा, इसीलिए जो अंदर गैस प्रेजेंट है, फ्यूल प्रेजेंट है, वो कंप्लीट कंबर्शन में नहीं जा रहा। दैट वाज द रीजन। अब कार्बन यहाँ पे क्या हो गया, अनबर्न्ड आ रहा है, इसलिए यूटेंसिल पे ब्लैक दिखाई देता है। So that is blackening of the cooking vessels indicates incomplete combustion of LPG fuels. It suggests that the burner is not getting enough air for the fuel to burn completely, resulting in unburned carbon particle deposit on the vehicle. I think clear है, बड़ा easy सा है, एक बार आप किए रहोगे तो आपको एग्जाम के टाइम अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी से उस चीज को लिख पाओगे। Starting with other type of chemical reaction, that is ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम वे सेम डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है उसमें, है ना। लेकिन वहां जो ऑक्सीडेशन आपने देखा था इन जनरली वहां किसी मेटल या नॉन मेटल का आप ऑक्सीडेशन देखते थे, यहाँ पे आप जो ऑक्सीडेशन देखने वाले हो दैट इज स्पेसिफिकली ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक वर्ड ही बता रहा है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी रिएजेंट जिसके पास कैपेसिटी है ऑक्सीजन डोनेट करने की, उसको आप क्या कहोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हमें दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम याद रखने हैं, दैट इज अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये अल्कलाइन या
एसिडिफाइड क्यों लिखा हुआ है? अल्कलाइन का मतलब होता है दैट इज बेस, है ना, वाटर सोल्यूबल बेस। सो ये जो KMnO4 के क्रिस्टल्स होंगे, उस KMnO4 के क्रिस्टल को बेसिक वाले सोल्यूशन में डाला जाएगा, फिर उसको यूज किया जाएगा किसी केमिकल के साथ, लाइक यहाँ तो अल्कोहल ही हम यूज करने वाले, उसके साथ यूज किया जाएगा। एसिडिफाइड बोलने का मतलब है यहाँ पे एसिडिक वाला सोल्यूशन होगा, K2Cr2O7 को डाला जाएगा। अच्छा, इन मीडियम को इसलिए चूज किया हुआ है क्योंकि ये बेटर एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं इन मीडियम में। दैट वाज द रीजन आपको अल्कलाइन KMnO4 यूज करना है और एसिडिफाइड K2Cr2 यूज करना है। अच्छा, मेन बात करते हैं यहां से एक्चुअल में आपका मेन रिएक्शन या केस स्टडी के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो कुछ यहां से बन सकते हैं। ऑक्सीडेशन, आपको कार्बन वाले में सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन है। जब भी आपको ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन सुनाई दे तो वो सिर्फ ये है कि आपके पास अल्कोहल वाला ग्रुप है, आप इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को डालोगे और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एज द प्रोडक्ट मिल जाएगा। अल्कोहल वाला ग्रुप है, आप उसको ऑक्सीडेशन करोगे, प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अब देखो रिएक्शन को आप कैसे लिखोगे। मेरे पास यहाँ पे ये जो दिया हुआ है सोल्यूशन वो इथेनॉल का है, मैंने इनमें से कोई रिएजेंट को डाला। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ना, तो आप क्या करोगे, स्पेसिफिकली ऐसा करना है कि ये जो कार्बन है जो O को लगा हुआ है उसी का आप 2 हाइड्रोजन निकालोगे और एक ऑक्सीजन लगा दोगे। मतलब आप कैसे लिखने वाले हो, CH3 को आपने कोई चेंज नहीं किया हुआ, सो ऐसे का वैसे ही लिखोगे। C के बाद आप 2 हाइड्रोजन निकालकर एक ऑक्सीजन लगाओगे और ये जो OH है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है हम क्या चेंज कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन में बोला है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एज वेल ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो 2- होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 1+ होती है। मतलब अगर मुझे एक ऑक्सीजन डालना है तो उसके बदले में 2 हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा तो ही वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। दैट वाज द रीजन, इसी 2 हाइड्रोजन को आप निकालोगे और यहीं पे एक ऑक्सीजन लगा दोगे, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, सारे रिएक्शंस में आप ऐसे करोगे, इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। हम इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में अब नेक्स्ट में स्टडी करने वाले। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट सेम वे मेरे पास यहाँ पे प्रोपेनॉल दिया हुआ है, प्रोपेनॉल के अंदर क्या डाल देते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, प्रोडक्ट में CH3 CH2, फिर से हम उसी हाइड्रोजन को निकालेंगे जो ऑक्सीजन के बाजू में लगा हुआ है, 2 को निकाल देंगे, C वैसा ही है, OOH बन जाएगा। एंड दिस इज समथिंग प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज समथिंग प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है मेरे पास, मेथनॉल है। सेम वे यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकालना है। तो अब मैं अगर 2 हाइड्रोजन को निकालूंगी तो ये कार्बन यहाँ रह गया, एक ऑक्सीजन लगा दिया और इसका जो एक हाइड्रोजन बचा है मुझे कुछ इस मैनर में लिखना है। फाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला जो वो इस मैनर में दिखना चाहिए ना, आप बीच में H लिख दोगे तो थोड़ा प्रेजेंटेशन या फिर उसका मीनिंग भी कुछ और चेंज हो जाता है। सो दैट इज मेथेनोइक एसिड। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबर्शन एंड ऑक्सीडेशन। शायद हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है कि कंबर्शन और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थर्ड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। देखो वर्ड ही बता रहा है कि कुछ तो एड अप होने वाला है यहाँ पे, है ना। सो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछता है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द कंपाउंड टू शो एडिशन रिएक्शन, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है दैट इज कंपाउंड के पास एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि आप उसमें कुछ एड अप कर पाओगे, ठीक है ना। सो आपके पास सपोजिटली मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया अल्कीन को। सो अल्कीन में मैं H2 गैस को, है ना, एक्चुअल में ये रिएक्शन कौन सी वाली मालूम है, जो हम बटर या चीज खाते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि मिल्क से जो क्रीम निकला, क्रीम से फिर उसे, है ना, कर्डलिंग के प्रोसेस में लेकर गए, फिर उससे जो बटर निकलता है वो बटर है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो हम बटर खाते हैं वो एक्चुअल में एक पाम ऑयल होता है। उस पाम ऑयल में जब हाइड्रोजन गैस को पास कर दे तो वही कोएगुलेट हो जाता है और कोएगुलेट होकर वही क्या बन जाता है, बटर बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड है, अल्कीन वाला जो कंपाउंड है, आप समझने के लिए ना ऐसे भी समझ सकते हो कि मानो कि मेरे पास ये मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस पे ये सारे मेटल के एटम्स है। अब इस मेटल के सरफेस को अगर मैं हीट कर दूं तो हीटिंग के बाद क्या होगा, मेटल थोड़ा एक्सपांड होगा, एक्सपांड होने से यहाँ पे गैप्स है
वो बढ़ जाएंगे ना। सो यहाँ से जब आप हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पास करोगे, H2 गैस को पास करोगे, सो H2 गैस इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, है ना। एडजॉर्प्शन का मतलब जो सिर्फ सरफेस पे हो, अंदर तक ना जाए, है ना। जैसे टॉपिक आपको ऊपर ऊपर से समझाया ना, सो दैट इज एडजॉर्प्शन वाला प्रोसेस है। अगर कंप्लीटली इन डेप्थ गया है तो आप उसको क्या बोलोगे, एब्जॉर्ब, है ना। सो यहाँ पे सिर्फ एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसेस में ऐसा करते हैं कि यहाँ से अगर हम ऑयल को पास करेंगे तो इस ऑयल जो कंटेन करता है कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और हाइड्रोजन इस पे एडअप हो जाएगा। तो आपको रिएक्शन में या एग्जाम में क्या लिखने के लिए आएगा, आपको कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे दिया जाए, आप वहां पे क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन को एड अप कर रहे हो। सो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ सी, हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं कि इसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे ना, एक और हाइड्रोजन इसको मिल गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे भी ये H H H, है ना। सो दैट इज आपके पास कोई कंपाउंड है, दैट इज इथीन आपके पास कंपाउंड है, हाइड्रोजनेशन पे वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेन के अंदर। नेक्स्ट वाला रिएक्शन सेम, आपके पास जो भी अल्कीन दिया रहा है या अल्काइन दिया जाए, आप उसमें क्या करोगे, H2 को ऐड कर दोगे। सो नाउ ओवर हियर द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, विल सजेस्ट कि जब भी आप रिएक्शन लिख रहे हो, रिएक्शन के अंदर सारे कंपाउंड्स के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम लिखिए, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपीन, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। कैटलिस्ट नेक्स्ट है कि कैटलिस्ट का आपको डेफिनेशन करने की जरूरत है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट इज समथिंग जो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा या प्रमोट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, बट खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। रिएक्शन करने से पहले अगर मैंने सपोजली 5 ग्राम ऑफ कोई सब्सटेंस लिया था, वो रिएक्शन में अपने ऊपर या फिर कुछ तो जाएगा चेंजेस के अंदर, बट रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो एग्जैक्टली सेम वे में हमें मिलेगा, सेम अमाउंट में हमें मिलेगा। दैट वाज द रीजन उसे क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट। दैट इज इनिशिएट करता है रिएक्शन को, बट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। हमें बाहर में दिखता है ना, स्टार्टिंग में और एंड में ये दिखाई देता है कि वो किसी चेंज में नहीं गया, बट इंटरनली वो चेंजेस में जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता, है ना। सो यहाँ पे निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम, ये 3 मेटल हो सकते हैं कैटलिस्ट के नाम पे, क्योंकि इनके सरफेस पे ही हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई चेंजेस नहीं आता, हम रिपीटेड बेसिस पे बहुत बार इसके ऊपर है ना रिएक्शन कर सकते हैं। So that is catalyst, substance that causes the reactions to occur or proceed at the different rate without the reaction itself being affected, है ना, खुद उस किसी चेंजेस में नहीं जाता, so हम उसे क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। So the last type of reaction पे that is substitution reaction, वर्ड ही बता रहा है कि कोई एक ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन बड़ा डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है। इनफैक्ट रिएक्शन भी आपके पास बड़ा सिंपल सा है, सिंगल एक ही रिएक्शन है, बट उस एक रिएक्शन को इतने डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि मीथेन मैंने ले लिया, अगर मीथेन को क्लोरीन गैस के प्रेजेंस में रखूं सनलाइट के इसमें, सो होगा क्या मालूम है, यहां से ये एक हाइड्रोजन जो है वो हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक क्लोरीन एटम से, है ना। सो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन यहाँ पे आएगा, सो इसका ये जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये जो प्रेजेंट क्लोरीन है वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और अपने को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। अच्छा, अब अपने पास क्या बच गया, वहां पे कार्बन है, उसके पास 3 हाइड्रोजन है और उसके पास एक और Cl यहाँ पे लग, है ना। सो इस रिएक्शन में हुआ क्या कि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन से, सो दैट वाज द रीजन दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अगर आप बुक की बात करो तो बुक में एक ही ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, उसको लिखा किस तरीके से, मैंने ओपन फॉर्म में लिखा, उसको ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, CH4 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा CH3 Cl प्लस यहाँ से HCl, है ना। दिस ओनली द रिएक्शन यू हैव इन योर टेक्स्ट बुक, बट उसमें स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि ये रिएक्शन एक्चुअल में इंडस्ट्रीज में प्रेफर नहीं करते। रिएक्शन रीजन है कि जो भी आपको हाइड्रोकार्बन दिया जाए उसमें जितने भी हाइड्रोजन है, जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते क्लोरीन से, तब तक ये रिएक्शन चलते रहता है ना। सो आपको वो स्टेटमेंट का मीनिंग पता हो, इसीलिए इस रिएक्शन को आपको लिखाया हुआ है। सो चलते रिएक्शन की बात करते हैं। आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक और हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, दैट इज C,
H, मैंने यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl है और यहाँ H प्लस HCl। नेक्स्ट वाले की बात करो, सेम वे एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, सो यहाँ पे भी क्या आ गया Cl, C, H, Cl, Cl प्लस HCl। नेक्स्ट की बात करें तो सेम वे एक और जो क्लोरीन था वो भी हट जाएगा और ये आपको ऐसा कुछ पता। अच्छा, इसके कुछ नेम देख लेते हैं, नेम है ना, आप बेनिफिशियल रहेगा, आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। अच्छा, Cl प्रीफिक्स का फंक्शनल ग्रुप है, सो आप उसको क्या नेम दोगे, पहले ही नेम लिखोगे, सो Cl के लिए लिखोगे क्लोरो मीथेन। यहाँ पे आपके पास 2 क्लोरीन आ गया, सो पोजीशन इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक ही तो कार्बन है, सो दैट इज डाई क्लोरो मीथेन। यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गया, ट्राइक्लोरोमीथेन, एंड दिस इज समथिंग 4 बार है क्लोरीन, सो दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन। So that's all for the type of chemical reaction. Type of chemical reaction यहाँ पे done है. Now we'll start with 2 compounds, that is ethanol, ethanoic acid, and then soap and detergent. Chapter is completely done.